हेलो स्टूडेंट्स, समास की नई कक्षा में आज मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। समास की पिछली कक्षा में हम लोगों ने समास के भेद में पहला तत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय समास को बेहद ही सारगर्भित और आसान तरीके से पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करेंगे, जिसमें तीसरा समास है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। अब देखिए क्या है ये। संस्कृत में इसकी परिभाषा बेहद आसान है। क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है संख्या पूर्वो द्विगु। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। संख्या का मतलब यहाँ है संख्या सूचक। क्या है मतलब? संख्या सूचक। पूर्वो का मतलब है पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद। अब देखिए तो वैसा समस्त पद, वैसा समस्त पद जिसमें पूर्व पद क्या हो, तो पूर्व पद संख्या सूचक हो, क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। फिर से पढ़ते हैं। वैसा समस्त पद जिसमें पूर्व पद क्या हो, संख्या सूचक हो, तो वह कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल है त्रिशूल। अब देखिए क्या है यहाँ। त्रि का अर्थ बताइए। तीन। अब देखिए इसका पूर्व पद क्या है? संख्या सूचक है ना। तो वैसा समस्त पद जिसमें पूर्व पद क्या हो जाए, संख्या सूचक हो जाए, हम कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। तो बताइए त्रिशूल किस समास का एग्जाम्पल है? तो द्विगु समास का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम लेते हैं पंचवटी, पांच रास्तों का समाहार। अब देखिए पंच जो कि पूर्व पद है यहाँ, और वटी क्या है? उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है? संख्या सूचक है। पंच मतलब पाँच। ये क्या निकल गया? संख्या सूचक। तो पूर्व पद जैसे ही क्या हो जाए, संख्या सूचक हो जाए, वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। इसी तरह से चौराहा। चौराहा में चौ का मतलब क्या? चार। और चार क्या हो गया? संख्या सूचक। तो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास। तो बेहद आसान था ये। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है द्वंद्व समास। तो 4 नंबर पर क्या आता है? द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। लिखा हुआ है चार थे द्वंद्व। क्या लिखा हुआ है? चार थे द्वंद्व। चार थे का मतलब च प्लस अर्थे। च प्लस अर्थे। च का मतलब क्या होता है? और। तो और अर्थे का मतलब क्या होता है? अर्थ में। तो और अर्थ में, किसमें? और अर्थ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है माता पिता। बताइए तो इसकी व्याख्या क्या होगी? सामासिक विग्रह क्या होगा इसका? इसका सामासिक विग्रह होगा माता और पिता। तो देखिए तो और अर्थ का बोध हो रहा है। तो और अर्थ का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। भाई बहन। तो अगर मैं कहूँ कि इसके सामासिक व्याख्या करो तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन ना। और अर्थ का बोध हुआ, तो ये कौन सा समास? ये द्वंद्व समास। लोटा डोरी, पुलिस चोर, ये कौन से समास का एग्जाम्पल होगा? द्वंद्व समास का। शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, ये कौन से समास का एग्जाम्पल है? तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और अर्थ का बोध हुआ तो हम लोग कहेंगे वह द्वंद्व समास है। अब 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे कौन सा समास था? याद कीजिए। 5वें नंबर पे लिखा हुआ था बहुव्रीहि समास। अब देखिए ये क्या है। इसकी परिभाषा है अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि।
अब ये परिभाषा लिखते ही दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने तो पूर्व पद पढ़ा, उत्तर पद पढ़ा, लेकिन ये अन्य पद क्या है? कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन ये अन्य पद क्या है? ये अन्य पद क्या है? अब देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे ही एक एग्जाम्पल लेंगे हमें बात समझ में आ जाएगी कि ये अन्य पद है क्या। ध्यान से देखिए, जैसे मैं कहूँ नीलकंठ, क्या कह रहा हूँ? नीलकंठ। व्याख्या करेंगे तो क्या होगा बताइए? नीला हो जिसका कंठ, नीला हो जिसका कंठ। अब नीला हो जिसका कंठ जैसे ही कहते हैं तो तुरंत दिमाग में क्या दौड़ता है? देवों के देव महादेव, अर्थात कौन? तो अर्थात शिव। अब देखिए, मैं एक जो बात पूछने वाला हूँ उसका जवाब दीजिए। शिव, देखिए जब नीलकंठ कहा जा रहा है आपसे, तो नीलकंठ में मुझे एक बात बताइए, ये इसका पूर्व पद क्या है? नील है। उत्तर पद क्या है? कंठ है। लेकिन ना तो इसमें नील प्रधान हो पाया, न कंठ प्रधान हो पाया। एक कोई तीसरा अर्थ आ जा रहा है, वो क्या है? वो है शिव। वो क्या है? शिव। तो न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, बल्कि यह क्या कर रहा है? एक अलग ही पद धारण कर रहा है और वही प्रधान बन जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब हम क्या कहें कि जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद के अलावा कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, तो अब बात समझ में आ गई कि अन्य पद क्या है। तो हम कह सकते हैं वैसा समास जिसमें समस्त पद अपना साधारण अर्थ त्याग कर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है, वह क्या कहलाएगा बताइए? वो कहलाएगा बहुव्रीहि समास। साधारण अर्थ क्या था? नीला हो जिसका कंठ, लेकिन अब इसने अपने इस साधारण अर्थ को त्याग दिया और एक विशेष अर्थ धारण कर लिया, शिव। क्या धारण कर लिया? शिव। तो बताइए ये कौन सा समास कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की क्या खासियत रही? इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि इसके जगह पे क्या हो रहा है? कोई तीसरा पद आकर के प्रधान बन जा रहा है, कोई विशेष अर्थ धारण कर रहा है। कोई विशेष अर्थ क्या कर रहा है? धारण कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे बताइए? तो हम इसे कहेंगे कि यह बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग कहेंगे लंबोदर। क्या कहेंगे बताइए? लंबोदर। व्याख्या क्या है? लंबा हो जिसका उदर। उदर का मतलब क्या होता है? उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। अब हमारे गांव में तो बहुत सारे लोगों का पेट लंबा है भाई, तो क्या वो लंबोदर है? नहीं। लंबोदर कहते ही हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? गणेश। क्या आता है बताइए? गणेश। तो देखिए, सामान्य अर्थ था लंबा हो जिसका उदर, लेकिन ये एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है, गणेश। तो सामान्य अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ धारण कर लिया, तो ये किस समास का एग्जाम्पल है? बहुव्रीहि समास का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, एक कोई अन्य पद आकर के अपनी प्रधानता दिखा जाए। देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं? सामान्य अर्थ का करेगा क्या? त्याग। और क्या धारण कर लेगा? कोई विशेष अर्थ धारण कर लेगा। ठीक है। नीलाकंठ शिव, लंबोदर गणेश, पीताम्बर पीला हो जिसका वस्त्र अर्थात विष्णु, विशेष अर्थ धारण कर लिया। दशानन 10 सिरों वाला, लेकिन एक विशेष अर्थ धारण कर लिया, रावण। तो इस तरह से अगर अपना सामान्य अर्थ त्याग कर कोई विशेष अर्थ धारण कर ले तो वह किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? वह कहलाएगा बहुव्रीहि का एग्जाम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समास में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आते हैं हम लोग छठे नंबर पर, और वो कौन सा समास है? वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या है पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः।
ये कह रहा है कि कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। लेकिन इसको समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए, वो ये समझ लीजिए कि इस समास में प्रायः पूर्व पद, प्रायः लिख रहा हूँ, हमेशा नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी उत्तर पद भी हो, लेकिन प्रायः क्या होता है, पूर्व पद। तो इस समास में, सॉरी यहाँ में छूट गया था, इस समास में प्रायः पूर्व पद क्या होता है, अव्यय सूचक होता है। क्या होता है, अव्यय सूचक होता है। तो पूर्व पद कैसा होता है भाई, अव्यय सूचक। अब आप पूछोगे कि सर ये अव्यय क्या है, अव्यय जैसा कि नाम में अव्यय, ये खर्च नहीं करता खुद को, अविकारी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, अविकारी। हम कभी सेपरेट में इसका वीडियो बनाएंगे अव्यय के ऊपर, अभी जितनी ज़रूरत है हम लोग उतनी ही बात कर लेते हैं। तो अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब यह कैसा है, अपरिवर्तनशील है। ठीक है। अब देखिए, भाषा कोई भी हो, जब कभी किसी भी भाषा में अगर कोई ऐसा शब्द आपको दिखे जिसके ऊपर न लिंग, न वचन, न कारक, न काल का फर्क पड़े, तो हम कहेंगे वो अव्यय है। वो क्या है, अव्यय। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं आह, इसको किसी लिंग से क्या मतलब है, किसी वचन काल से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कहेंगे कल, आज, प्रति, ये सारे के सारे क्या हैं, अव्यय हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, अव्यय। तो जिस समास में पूर्व पद क्या दिखे आपको, अव्यय सूचक, वो क्या कहलाएगा बताइए, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं, लिखा हुआ है उपनगर, इसकी व्याख्या अगर करें तो ये होता है नगर के समीप। नगर के क्या, समीप। तो अब मैं कहूँ कि मैं नगर के समीप रहता हूँ, या मेरा घर नगर के समीप है, मेरा घर नगर के समीप है, तो प्रधानता ये है कि वो समीप में है। तो ये देखिए, ये उप का मतलब यहाँ आया है, समीप से। ठीक है। तो पूर्व पद तो प्रधान दिख ही रहा है, साथ में मैंने क्या कहा कि आपको पूर्व पद क्या दिखेगा, अव्यय सूचक। तो देखिए, उप तो अव्यय है ना, और उप यदि अव्यय है तो हम लोग कह सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार यथाशक्ति, देखिए पूर्व पद क्या है, यथा, अव्यय सूचक है। तथा भक्ति, तथा भक्ति, प्रतिदिन, तथा प्रति। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा समास कहलाएगा, ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद हम लोग आते हैं समास के अंतिम भेद। कौन सा समास बचा हुआ है, नए समास। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो 7वां नंबर है नए समास। संस्कृत में नए समास की परिभाषा भी बेहद आसान है। देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है निषेधार्थ बोधकः नए। देखिए क्या है, निषेध अर्थ बोधक, यहाँ से क्या निकल रहा है, निषेध निकल रहा है। अब बात तो ये भी है कि निषेध का अर्थ क्या होता है। निषेध का अर्थ होता है न, यानी कि नहीं। क्या होता है, न अथवा नहीं। मतलब जब किसी चीज़ की मनाही हो, नकारात्मक बोध हो, तो हम लोग कह सकते हैं वो कौन सा समास है, नए समास है। एग्जाम्पल देखते हैं, आसान लगेगा। लिखा हुआ है अनाथ, तो बताइए अनाथ की व्याख्या क्या है, जिसका कोई नाथ न हो। इसी प्रकार अनर्थ, चलिए अनर्थ की व्याख्या कीजिए, जिसका कोई अर्थ न हो। अब जिसका कोई नाथ न हो और जिसका कोई अर्थ न हो, बार बार क्या दोहरा रहा हूँ, न हो, न हो, तो न का बोध हो रहा है ना, तो ये कौन सा समास होगा, ये होगा नए समास। कौन सा समास होगा, नए समास होगा। अब एक बेहतरीन तरीका है, थोड़ा सा रोमांचित भी करेगा आपको, कि किस प्रकार हम अनर्थ जिस प्रकार लिखें, अनाथ जिस प्रकार लिखें, कौन सा तरीका है ये लिखने का। देखिए क्या है, तो एक चार्ट बनाता हूं मैं। लिखा हुआ है नए अर्थात न के बाद, ठीक है।
यदि न के बाद व्यंजन वर्ण जुड़े तो क्या होगा, स्वर वर्ण जुड़े तो क्या होगा। व्यंजन वर्ण जैसे ही कहेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए, क से लेकर कहाँ तक, ह तक, क से लेकर कहाँ तक, ह तक। उसी प्रकार अगर स्वर वर्ण की बात करें तो बताइए इसमें क्या, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, यही चलते रहता है ना। ठीक है, अब देखिए तो न के बाद किसे जोड़ना है, व्यंजन वर्ण को, और न के बाद किसे, स्वर वर्ण को। तब ये कहता है कि भैया ये न जो है, नहीं जो है आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अ में। और यहाँ पे ये न जो है आपका, यानी न, ये कन्वर्ट हो जाएगा अन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अन में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आसान लगेगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है न प्लस नाथ, ठीक है, या फिर हम कह सकते थे न प्लस नाथ। क्या कह सकते थे, न प्लस नाथ। अब देखिए ये बनता क्या है, तो मैंने क्या कहा, देखो नय है, नय के बाद किसके बाद, नय के बाद क्या जुड़े, व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण है ना। और नय के बाद यदि व्यंजन वर्ण जुड़ रहा हो तो नय को किस में बदल दीजिए, अ में। किस में बदल दीजिए, और इधर से क्या रहा, नाथ, जुड़ करके क्या हो गया बताइए, जुड़ करके हो गया अनाथ। क्या हो गया, अनाथ। इसी तरह से न प्लस भाव, न प्लस भाव, न किस में बदल जाएगा, अ में, तो क्या बन जाएगा, अभाव। अब देखिए एक स्वर वर्ण वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ है, नय या न प्लस अर्थ। अब चलिए इसको देखते हैं। अब यदि नय के बाद, किसके बाद, नय के बाद यदि क्या रहे, स्वर वर्ण रहे। देखिए स्वर वर्ण आ गया, तो नय के बाद यदि स्वर वर्ण रहेगा तो कहा जा रहा है ये नय जो है आपका वो किस में चेंज हो जाता है, अन में चेंज हो जाता है। किस में, तो अन प्लस क्या अर्थ हुआ, अन प्लस क्या हुआ, अर्थ। और अन प्लस अर्थ क्या बन गया बताइए, वो बन गया अनर्थ। क्या बन गया बताइए, अनर्थ बन गया। ठीक है, अब देखिए तो काफ़ी आसान लगा होगा और रोमांचित भी करता है ये तरीका। तो अब आज की कक्षा को हम यहीं रखते हैं। समास में कुछ और ट्रिक जानने हैं जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा।